जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं 2024-25 का हिंदी का मॉडल पेपर। यह जो मॉडल पेपर है, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्या मिलेगी, एक सहूलियत मिल जाएगी कि एग्ज़ाम हॉल में जो हम लोगों का टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का, इसके समय के अंतर्गत हम लोग क्या करें, आप लोग आसानी से पेपर को कर ले रहे हैं या फिर नहीं कर ले रहे हैं। देखिए, पूरा एकदम वहाँ पर समय बाध्य है। आप लोगों को पेपर जो है 8:30 बजे मिल जाएंगे और 11:45 का आपसे आप लोगों की कॉपी जो होती है उसको ले लिया जाएगा, जो कि आपको समय मिला है कितना, 3 घंटे 15 मिनट। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग एकदम सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको एक जो होता है एक नया अनुभव मिल जाएगा। तो देखिए क्या होती है, पहले तो प्रश्न पत्र पर वो दिए रहते हैं कि निर्देश दिए रहते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, अ और ब। अ में क्या होते हैं, OMR होते हैं, जिसमें OMR सीट होती है, जिसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर के। तो देखिए, खंड अ को हम लोग किससे करेंगे, OMR सीट पर, जो कि आप लोगों को ऐसा ही एक OMR सीट वहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध रहेगा। दम इसी तरह रहेंगे। ये उसका वो है, कहा जा सकता है ये तो ओरिजिनल है, नहीं फोटोकॉपी है। तो ऐसा ही आपको वहाँ पर क्या मिलेंगे, OMR सीट मिलेंगे। OMR सीट को भी भरना में क्या होता है, एक समस्या होती है, क्योंकि किसी को नहीं आता है तो यहाँ पर वाइटनर या इरेजर तो लगेंगे नहीं, या वो कहते हैं ब्लेड से इसको नहीं किया जाता है, स्क्रैच नहीं किया जाएगा। OMR सीट जो होता है एकदम शुद्ध और फ्रेश होने चाहिए। तो देखिए कैसे भरा जाता है OMR सीट, ये भी जानना जरूरी है। तो आपको पेपर मिलेंगे, OMR सीट मिलेंगे, प्रश्न पत्र मिलेंगे। तीनों पर आप लोगों का पहले तो रोल नंबर मिलाना होता है कि तीनों पर क्या हमारा रोल नंबर सही लिख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, OMR सीट इसी तरह मिलेंगे आपको। यहाँ पर लिखा है जिला कोड और नाम, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जिला का कोड जो आपके प्रश्न पर प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, और वहाँ के नाम। जैसे हम मान लेते हैं कि गाजीपुर के हैं, तो गाजीपुर वालों के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 84 जिला कोड हो गया। और फिर क्या, जिला का नाम लिखना होता है, तो कौन सा मान लेते हैं, गाजीपुर लिख दिए, ये हो गया गाजीपुर। इसके बाद आता है कि केंद्र कोड क्या होता है। तो देखिए, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा केंद्र कोड, उसको क्या करिएगा, यहाँ पर आप भर लीजिएगा। 5 अंकों का होगा केंद्र कोड। इसके बाद होता है अनुक्रमांक नंबर, तो वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, उसके अनुक्रमांक नंबर। इसके बाद क्या आता है, विषय का कोड और नाम। तो देखिए, विषय का कोड अगर आप हिंदी का जो करने जा रहे हैं तो यहाँ पर तो इसमें दिया नहीं है, तो हिंदी का जो होता है विषय कोड उसको भरेंगे, वहाँ पर लिखा रहेंगे, और उसका क्या लिखेंगे, नाम। तो विषय कोड जैसे है कि 900, विषय कोड जो है 901, और कौन सा विषय है, तो हिंदी लिख देंगे, बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न पत्र संख्या। तो देखिए, जो क्लास 10th के लिए है, यहाँ पर तो प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न है नहीं, इसीलिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर केवल लिख देंगे। अगर इसको छोड़ देंगे खाली भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गलत मत भरिएगा, नहीं आएगा, एग्जामिनर आपके पास आएगा, वो खुद ही भरेगा। देखिए, इतना भरने के बाद भी अभी आपका पेपर पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर आता है ना कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो देखिए, आपके जो प्रश्न पत्र पर जो इसे लिखे रहेंगे, उसी के ब्रैकेट में इस साइड देखिएगा तो लिखा रहता है, 2 अंकों का रहता है, कैपिटल लेटर में 2 अक्षर लिखे रहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहला अक्षर और इसमें दूसरा अक्षर। जैसे हम मान लेते हैं कि J और यहाँ पर मान लेते हैं D, तो आपका लिखा रहेगा JD, ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो उसको भरेंगे। या फिर क्या करेंगे, इसको जहाँ जहाँ J लिखा है तो उसको क्या करेंगे, J भर देंगे ऐसे। इधर क्या भर देंगे, D, तो D अगर कहीं रहेगा तो क्या करेंगे, D को गोला कर देंगे। इतना काम करने के बाद अभी ये काम नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर अपना अपना क्या करिएगा, हस्ताक्षर
कर लीजिएगा। ये तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है और ये कक्ष निरीक्षक की। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे, ऐसा एकदम दिया रहेगा कैंची की तरह, ये फाड़ने के लिए तो आप लोगों को नहीं फाड़ना है, वो अपना स्कूल वाले समझेंगे। यहाँ पर फिर से आपको लिखना होगा क्या, जिला कोड और नाम। तब क्या करेंगे, यहाँ पर जिला कोड जैसे ऊपर भरे हैं फिर से भरेंगे, फिर केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या जो जो ऊपर किए हैं वो यहाँ पर, और फिर यहीं पर क्या करेंगे अपना फिर से हस्ताक्षर। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न पत्र मार्का या सीरी, तो जो हम यहाँ पर लिखे थे जे और डी, वही फिर से क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब प्रश्न को हल करेंगे जब पेपर मिलेगा तब। तो देखिए पेपर मिलेगा तो आप लोगों को ये 20 जो हैं बहुविकल्पीय जो हैं, तो ये OMR शीट पर जो जो सही होगा उसी पर क्या करेंगे, यहाँ पर गोला भरेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न पत्र में क्या दिया है, 20 नंबर के ये मिलते हैं। तो इसमें दिया है पहला कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर 4 है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आपको कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो ये बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर देखिए पहला का कौन सा सही है, देख लीजिए यहाँ पर बी। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, बी में गोला भर देंगे, यहाँ पर हो गया। ठीक इसी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो पहले का कौन सा सही था, तो बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी। तो अब आपका आंसर माना जाएगा कि अब पहला दे दिए। अगर इसको नहीं भरेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध है, कविता, नाटक, कहानी। तो देखिए चिंतामणि जो है निबंध है, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पर क्या करेंगे, हम गोला भर दें ऐसे, ऑप्शन ए पर गोला भर दिए, और कौन सा यहाँ पर सही लिखेंगे, ऑप्शन ए, ये लिख दिए। फिर इसके बाद है गबन किसकी रचना है। तो देखिए गबन किसकी रचना है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए पर हम यहाँ पर गोला भरेंगे। तो ऑप्शन ए क्या करेंगे, यहाँ पर भर दिए, और यहाँ पर नीचे भी क्या लिखेंगे, ए। देखिए आप चाहें तो 20 को लिख कर इसके बाद इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ चलते हैं तो ये रहता है कि कहीं छूटने का डर नहीं है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न कि शुक्ल युग की समय अवधि है। देखिए शुक्ल युग की समय अवधि कब है, 1936 से 1943, ये तो एकदम में नहीं है, 1919 से 1938 तक, 1900 से ये भी नहीं है ना ये। देखिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का क्या करेंगे, गोला भरेंगे, यानी चौथे का कौन सा सही हो गया, बी नंबर। इसके बाद नीड़ का, देखिए यहाँ पर फिर से हम पूरा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देखिए नीड़ की निर्माण जो है फिर किस विधा की रचना है, तो जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार या भेंट वार्ता या रेखा चित्र। तो जो नीड़ का निर्माण फिर से, तो वो है आत्मकथा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बी में ऑप्शन भर देंगे, गोला भर देंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग या छायावाद युग। तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग का है, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए का क्या करेंगे, गोला भर देंगे। इसके बाद आता है मधुशाला किसकी रचना है। तो देखिए मधुशाला सीधे सी बात है कि आ गया है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, रचना है। तो ऑप्शन सी पर क्या करेंगे, गोला भरेंगे। यहाँ पर बॉक्स को क्या किए, भर दिए। इसके बाद आता है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना। ऑप्शन चारों हैं, लेकिन हमको जो पता है वो आपको बता दिए थे। ये किसकी रचना, अगर आपको याद है तो तुरंत क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, यानी 8वें का बी सही है। तो 8वें का यहाँ पर क्या करेंगे, बी लगा दिए। फिर आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। देखिए 9वां क्या कर रहा है,
आधुनिक काल कब से कब तक है? तो सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक। तो देखिए ये कब से कब तक है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, सन 1843 से अब तक के जो कहा जाता है इसे क्या बोला जाता है? आधुनिक काल। यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए को क्या करेंगे? गोला। ऐसा ही भरना है और कुछ नहीं करना बच्चा, जो सही है उसको आप इसी तरह भरते जाइए। इसी तरह मोतीराम किस युग के कवि हैं? तो मोतीराम जो है रीतिकाल कवि के, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर दिखा है ना, मोतीराम किस युग के कवि हैं? तो मोतीराम रीतिकाल के, यानी ऑप्शन डी को क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न पर कि हास्य रस का अस्थाई भाव होता है। तो देखिए सारी सी बात है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। तो इसका क्या भरेंगे? सी नंबर को गोला भर देंगे। इसके बाद आता है सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मानो सिलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर प्रकाश लिखा है, प्रभात होगा, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है ये है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी को क्या किए? गोला भर दिए। इसके बाद है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसमें तो पूछने की बात ये नहीं है, तुरंत मार दीजिए ऑप्शन कौन पर? सी, यानी 13 का कौन सा सही है? सी नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सी भर दिए। इसके बाद आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए आकर्षण में आ का क्या किया गया है? प्रयोग किया जाएगा उपसर्ग। तो 14 का कौन सा सही है? तो 14 का डी ऑप्शन सही है। इसी तरह रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, यानी इसका भी कौन सा सही होगा? 15 का डी। ये डी नंबर क्या हो गए? सही हो गए। इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो है बाहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन सी में क्या होगा? 16 का ऑप्शन सी क्या है? सही है। ऑप्शन सी को यहाँ पर गोला को भर दिए। इसके बाद आता है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है कौन सा होगा बच्चा? आप लोगों को देख लीजिए 4 ऑप्शन, अश्रु, अंशु, रोना या आंख। तो देखिए आंसू का जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन ए अश्रु, यानी 17वां का कौन सा सही होगा? ए नंबर। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? कर्ती वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ती वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी 18 का भी ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए को क्या करेंगे? यहाँ पर गोला भर देंगे। इसके बाद ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो देखिए ताभ्य है ना, जैसे रामभ्य, तो उसी तरह षष्ठी विभक्ति का यह बहुवचन है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। इन चारों में से कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य हो नहीं सकता, बचपन होने, इन वह क्या है? इसमें सर्वनाम है, यानी ऑप्शन सी सही है। इस तरह से हम लोगों का जो 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है वो किस पर आ गए? OMR शीट पर मिल गए। अब क्या करेंगे? देखिए जो नीचे अभी हम छोड़े हैं इसको भरना मत भूलिएगा आप लोग, ना तो गलती हो जाएगी, यहीं से मिस्टेक होते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 भरकर आप लोगों को दिखाया था। इसके बाद चौथे का यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो सही है वही लिखेंगे। 5वें का भी बी, 6वें का ए, इसके बाद सी, बी, ए, डी। आते हैं 11 नंबर में, तो 11 का सी, बी, सी, डी, डी, सी, ए, सी। इस तरह से आप लोगों का क्या होगा? OMR शीट पर ये भी लिखना मत भूलिएगा। और यहाँ पर अपना जो आप बताए हैं अभी ऊपर, जैसे ये सब
यही चीज़ को क्या करना है, फिर से यहाँ पर भरना है, तब जाकर आप लोगों को 20 नंबर मिलेंगे। तो ये तो हो गए आपके OMR शीट यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को हम बता दिए। अब आते हैं खंड ब में, जो क्या करना है, कॉपी पर लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न पर आते हैं। तो आइए अब उसको देखा जाए। देखिए वर्णनात्मक जो प्रश्न है आपके वो कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर है कि यहाँ पर एक गद्य दिया रहेगा, उसका पैराग्राफ, और उसके 3 वो जो होते हैं क्या दिए रहेंगे, प्रश्न दिए रहेंगे, और इसी के आधार पर इसको क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए पहला पैराग्राफ देख लेते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। देखिए चैप्टर का नाम तुरंत मिल जाता है, मित्रता को याद कर लीजिएगा, मित्रता से हर साल पूछता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मित्रता शब्द या भारतीय संस्कृति का आ जाता है। तो देखिए मित्रता आ गई ना, तो ये समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। ऐसा ही पैराग्राफ दिया रहेगा। अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक आंसर इसका देना होता है, क्योंकि ये होते कितने हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 लाइन के होते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर पूछता है कि रेखांकित अंश का जो है व्याख्या कीजिए, और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो हम लिखते हैं क्या, संदर्भ। तो संदर्भ लिखने से पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, एकदम इसी तरह लिखिएगा। पहले क्या लिखेंगे, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, एकदम बीचों बीच ऐसे लिख दीजिएगा, इससे आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1। जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, देखिए यही पैराग्राफ काम कर रहे हैं। यह कोई बात, यहाँ से शुरू करिएगा और लास्ट में की ओर देखता था, तो वो पहले आप लिख दीजिए क्या, यह कोई देखता था। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ। तो देखिए क्या है संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये क्या है, इनके संदर्भ। देखिए मित्रता का आता है हर साल, तो मित्रता में एक कॉमन चीज मिल जाती है, कहीं ना कहीं पैराग्राफ में मित्रता आ जाती है, तो आप लोगों को याद करने के लिए भी एक फायदा है। तो क्या है, वो कौन लिखे हैं मित्रता, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बोला है रेखांकित अंशों का व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ तक क्या करेंगे, जहाँ जो पूछा है उसी का क्या किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। तो देखिए कैसे व्याख्या किया जाएगा, तो हेडिंग डालिएगा पहले क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। देखिए यहाँ पर बच्चा हम एक बार गलत हो गया ना, तो उसको ज़्यादा रंगने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए उसको, कुछ गलत तो लिखे नहीं थे। तो क्या बोला है, समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी क्या होती है, घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। ये रेखांकित अंश की क्या किया जाता है, इसी तरह व्याख्या। ज़्यादा लंबा पूछता नहीं है, थोड़ा सा ही पूछा है तो अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा दिया है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्मल व्यक्ति बलवान प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है।
कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो मित्रता ये जो है ना, क्या होता है कि अपनी भाषा में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे जो निर्बल है तो वो सोचता है कि हम बलवान हो जाएं, जो गरीब है वो सोचता है कि धनवान हो जाए। तो ये यही होते हैं विपरीत। अब देखिए जो आते हैं दूसरा पद्यांश से। क्या है पद्यांश से, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस जैसे उसका गद्य का देते आए हैं उसी तरह इसका भी देंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो देखिए ये जो है सूरदास जी द्वारा रचित है, क्योंकि यहाँ पर सूरदास आ जाते हैं। तो यही पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा ही लिख देंगे, क्या, प्रश्न संख्या 2, फिर उसका संक्षेप में बता देंगे कि कहाँ कौन हम पैराग्राफ कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये इसके क्या हो गए, संदर्भ हो गए। अब इसके रेखांकित भाग का क्या किया जाए, व्याख्या किया जाए। देखिए बोला है रेखांकित भाग की व्याख्या करना, यानी बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, यानी बहिरा भी सुन सकता है और क्या गूंगा भी बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब जो रंक हैं वो भी क्या करेंगे, उनके सर पर मुकुट हो सकता है। ये तो इसकी थी, इसकी अपनी व्याख्या अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि भगवान की कृपा से असाधारण कार्य भी क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा से किसी भी बाधा का पार किया जा सकता है। वही बात है कि अगर भगवान की कृपा रहेगी तो क्या किया जा सकता है, कोई भी कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पूछा था अलंकार। तो देखिए बार बार बंदो हर तिहि पाई, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ब जो है ब ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, जिसमें पुनः ये कोई शब्द यानी कोई शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए वही बात है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये हो गए हैं कि रेखांकित अंशों में यहाँ पर कि इसको अपनी भाषा में भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पद में कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति के सिर पर छत्र धारण चलने लगता है। वही बात है कि अगर भगवान की कृपा रहेगी तो बहरा भी क्या होगा, सुनने लगेगा और गूंगा बोलने लगेगा, और जो रंक हैं उनके सर पर मुकुट भी सज जाएगा। ये क्या थे, प्रश्न संख्या 2 का, जो कि पद्य से था। देखिए इसके बाद का आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो है ऐसे लिखे रहेंगे, ये दोनों जो है पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतस्य भाषायास्य केंद्रम स्थल अस्ति, इत एव संस्कृत वाग्यपस्य संस्कृतभ्यम आलोकम सर्वत्यम प्रसिद्ध, मुगल युवराज दारासिको आत्रगात्यम भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, तसेम सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषद अनुवादम पारसी भाषायां कारित। ये जो है पैराग्राफ है, इसको क्या करना है, पहले तो इसका संदर्भ पूछेगा और इसके बाद इसका हिंदी में क्या किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या डालेंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 3, ऐसा ही लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। इसके बाद जो पैराग्राफ करने जा रहे हैं, तो ऐसा नगरी भाषायाम कारित, तो इसका क्या लिखेंगे, पहले संदर्भ। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खड्डिंग के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत
है। ये तो यानी वाराणसी से यह चैप्टर जो पैराग्राफ है वो लिया गया है। अब इसका क्या किया जाएगा, अनुवाद। देखिए उसका हिंदी में अनुवाद है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये क्या थे, ये जो पैराग्राफ है इसका पूरी तरह से इसी प्रकार से जो है, मान लीजिए कहीं आप लोगों को लगे कि इसका संस्कृत में दिक्कत हो रही है तो उसको अपनी भाषा में हिंदी में ही लिखा जा सकता है। तो ये इसका था पैराग्राफ का। तो अब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 5 नंबर ये हो गए। इसके बाद क्या आते हैं, देखिए उसी का चौथा नंबर कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 दिए हैं श्लोक, दोनों में से किसी एक का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और वो भी संदर्भ के साथ। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पहले का ही हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर है कि मानम हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्यामर्थम भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी ये जो है पैराग्राफ जो है इसका क्या लिखा जाएगा, या फिर सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ केचित् दुख भागाया। तो आइए देखते हैं अब इसका संदर्भ। तो प्रस्तुत संस्कृत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये संस्कृत पद्य यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि प्रस्तुत संस्कृत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका क्या करेंगे, रेखांकित भाग का व्याख्या। यहाँ पर रेखांकित है नहीं, इसका सीधे क्या लिखना है, अनुवाद। देखिए बच्चा यहाँ से गलती से लिखा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या, जबकि लिखना क्या है, हिंदी में अनुवाद। तो देखिए क्या होता है इसका हिंदी में अनुवाद, किसका, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसका जो है क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद। तो देखिए मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। यानी क्या बोला है कि अगर आपके पास अगर अभिमान है, मान का मतलब यहाँ पर अगर हम अपने अभिमान को क्या कर दें, त्याग दें, तो मनुष्य क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग देने पर शोक नहीं करता है, काम को त्याग देने पर अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यानी जो लिखे हैं कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभा हित्वा सुखी भवति। तो ये जो है पूरी तरह से क्या है, इसी तरह ही लिखा जाता है। तो ये आपके क्या थे, संस्कृत पद्य के ये हैं जो संस्कृत पद्य के संदर्भ सहित जो अनुवाद लिखे हैं, तो उसका इसका ये था। अब क्या देखा जाए, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दे रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो क्या किया जाएगा, जैसे इसमें दिया है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, या मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ये देखिए जनपद वाइज होता है, जैसे मुक्तिदूत है गाजीपुर के लिए है, उसी तरह और भी जो ये इसमें है किसी एक का ही लिखना है, न कि सभी का लिखिएगा, सिर्फ एक का ही लिखना है। तो आइए देखते हैं गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो देखिए ऐसे ही पहले क्या लिखेंगे, गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो ऐसे लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के क्या हैं, नायक हैं। तो उनका चरित्र चित्रण आप कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में देख लिया जाए। ये तो देखिए पहले हेडिंग डालेंगे अलौकिक दिव्य पुरुष। तो कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा ही आते हैं। जिस श्रेणी में राम कृष्ण ईसा मसीह पैगंबर बुद्ध
महावीर आदि आते हैं। उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष हैं। जो कवि ने क्या किया है, इनको अलौकिक दिव्य पुरुष माना है। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे, महान देशभक्त। तो गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार निभाया तथा सारा दुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। ये दूसरा हेडिंग था। तीसरा हेडिंग भी डालेंगे। देखिए तीसरा हेडिंग है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोआरउली में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली पर रखे एक खिले फूल समझते थे। वो ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है एक ही डाली के दो फूल, मतलब एक ही डाली पर क्या है, खिले हुए फूल हैं। देखिए चौथा जो है मातृभक्त। तो गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते थे। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और माँ की प्रेरणा से ही देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकारिता, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था। अब इसके बाद लिखेंगे भारत के मुक्ति दूत। देखिए भारत के मुक्ति दूत महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत को मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चय ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे। ये क्या थे, गांधी जी की चरित्र चित्रण। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो है प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी कितने नंबर का आता है, तो 3+2 यानी 5 नंबर का आता है। 3 नंबर जो होता है इनके जीवन परिचय के बारे में और 2 नंबर आएंगे इनके रचना। तो देखिए यहाँ पर तीनों जो है तीनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राजचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक पर क्या किया जाएगा, जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय। तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले प्रश्न संख्या 6 का क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो क्या करेंगे संक्षिप्त में परिचय इनका लिखेंगे। तो देखिए इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। जन्म स्थान बिहार के जीरादेई गांव। पिता थे महादेव सहाय और माता राजवंशी देवी। इनको जो पुरस्कार मिला था भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी सन 1963 को। ये इनका जो है संक्षिप्त में परिचय आप लोग लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, सफल राजनीति और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और कानून की डिग्री LLB
की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। ये सन 1917 में वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी 1963 को हुआ। ये क्या था, इनका जीवन परिचय। अब क्या देखते हैं इनके साहित्य में परिचय। तो साहित्य परिचय में हिंदी के आत्मकथा में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इन्होंने सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने हिंदी की जीवन पर्यंत सेवा की। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव ऋणी रहेगा। ये इनका क्या था, साहित्यिक परिचय। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी देख लिया जाए कि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन आदि इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। ये जो है प्रश्न नंबर 6वां का कौन है, जो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का, लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना। अब देखते हैं कवि का, यानी 6वें का ख, कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को। देखिए क्या होगा, प्रश्न नंबर 6वां का ख क्या लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, ऐसा ही लिखेंगे। और इसके बाद संक्षिप्त में परिचय। तो इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रूनकता, इनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। मृत्यु हुई थी इनकी 1583 ईस्वी में। और भक्ति ये किसके करते थे, तो कृष्ण भक्त थे ये। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। इसी तरह जीवन परिचय लिखिएगा कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको क्या किया, अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। अंततः इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को परसौली नामक गांव में हुआ। ये क्या थे, सूरदास जी का जीवन परिचय। इसके बाद आता है साहित्यिक परिचय, भी हेडिंग डाल लेते हैं। तो देखिए साहित्यिक परिचय में सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये श्रृंगार रस के कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान और योग के आडंबर को दूर कर प्रेम और भक्ति के महत्व को प्रकाशित किया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, पद संग्रह, गोवर्धन लीला, नाग नीला, सुर पचीसी, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 लिख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक श्लोक लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, 2 को लिख दिए, जो कि ये क्या है, आपके बुक में आया, ये प्रश्न पत्र में। क्या लिखेंगे श्लोक में कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ये क्या है, संस्कृत में ऐसे ही 2 लाइन का क्या लिखा जाएगा, श्लोक, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8वां कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 4 दिए रहेंगे और 2 का क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है कि भारतीय संस्कृति मूल्यम किम अस्ति, तो भारतीय संस्कृति मूल्यम सत्यम सत्य धर्म अहिंसा च अस्ति। यही है कि भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, तो किस पर है, तो भारतीय संस्कृति मूल सत्यम धर्मम अहिंसा च अस्ति। इसके बाद दूसरा है पुरुराज क आसीत, तो पुरुराज कौन थे,
तो पुरुराज एक भारत वीर आसित। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों को भी लिख दिए हैं कि चंद्रशेखर क आसित, तो चंद्रशेखर क आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। और इसके बाद है वीर केन पूज्यते, तो वीर भगवता माता पृथिव्याम च पूज्यते। ये चारों के क्या हैं, ये जो चारों हैं इन चारों के क्या है ये उत्तर हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये चार हैं और चारों में से किसी एक पर क्या किया जाएगा, निबंध लिखा जाएगा, जो भी आपको चॉइस हो। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण पर निबंध। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 9 डालेंगे और इसके बाद निबंध डालेंगे। भारतीय समाज में नारी की स्थिति या नारी सशक्तिकरण, यही है जो कि आपको क्या लिखना है, निबंध। तो देखिए पहले क्या डालेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो आपका जो मतलब होता है कि परिचय। तो आज के आधुनिक समय में महिला सशक्ति एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारी आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाया जाता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे दूसरे विषय। ये जो है क्या है, नारी सशक्तिकरण पर जो है इनका परिचय है। इसके बाद जानते हैं क्या होता है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। तो देखिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ, जैसे जैसे हम लोग निबंध क्या करेंगे अपनी भाषा में लिखना। ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखिएगा, आपको जो समझ में आए हेडिंग में वो भी लिख सकते हैं। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना जाता है। इस सृजन की शक्ति का विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। ये हो गया। इसके बाद डालेंगे क्या, हेडिंग कि भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। तो देखिए इसमें पहला नंबर क्या होगा, शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% है तथा महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6% ही है। देखिए दूसरा है, हमारा देश काफ़ी तेजी से उत्साह के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाएँ और महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें। ये थी। इसके बाद है भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है। जैसे आज भारत में जो है क्या है, भारतीय समाज में महिलाओं को कहते हैं कि ये माँ है, बहन है, पुत्री है, लेकिन ये कहने मात्र है, जो कि आज उन पर क्या हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इसके बाद आता है, हेडिंग डालेंगे हम लोग महिला सशक्तिकरण के लाभ। तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। और लास्ट में हेडिंग क्या डालेंगे, उपसंहार। उपसंहार में जो आप जो चीज़ें इतना बताते आ रही हैं, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताया जाता है। तो जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भले ही आज के समय में
महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। देखिए, आज भले ही महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, वो पीछे रह रही हैं। देखिए, पेपर का जो अंतिम और आखिरी प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। दोनों में से किसी एक पर आपको क्या होता है, लास्ट में जो प्रश्न संख्या 10 आता है, एक पत्र लिखना रहता है या फिर निबंध लिखा या तो छुट्टी के लिए या तो स्कूल पर। तो आइए देखते हैं क्या कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख देते हैं, जो कि कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। और ये हम लोगों का क्या है, आखिरी प्रश्न रहता है। जब देखिए क्या डालेंगे हेडिंग, पहले तो प्रश्न लिखेंगे प्रश्न संख्या 10, और इसके बाद पत्र लिखने का जो फॉर्मेट होता है यही होता है कि मित्र का सबसे पहले ऊपर नाम क्या लिखेंगे, राजेश श्रीवास्तव यहाँ पर लिखे हैं, गोविंदपुर भोपाल, और इसके बाद उसके नीचे लिखेंगे क्या, प्रिय मित्र नमस्कार, क्योंकि मित्र है तो क्या लिखेंगे, नमस्कार। और इसके बाद अपना शुरू कर देंगे अपना जो चीज़ें जानते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। इतना तो सब मित्रों को लिखने के लिए इतना ज़रूरी होता है। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेल कूद में है। मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। मैं धोनी की तरह एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे घर वाले मेरा साथ दे। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताना। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह पत्र मिलने के बाद भी तुम भी बहुत खुश होगे। यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा मित्र, और उसके नीचे क्या लिख देंगे, दिनांक। नाम नहीं लिखना है, बस नाम के तुम्हारा मित्र यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसके बाद दिनांक, और बाकी उसको जस का तस छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, ये भी 4 नंबर के। यानी टोटल जो देखिए, जो क्लास 10th के जो 24 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, तो ऐसे ही पेपर को क्या कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। समय बाध्य है, तो इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा। और सभी जैसे कहा जाता है कि आशा कर रहे हैं कि सभी का पेपर अच्छा जाए। तो फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।